नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आरक्षण पर फंसे पेच की। ओबीसी को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासी बवाल मच गया है। कमलनाथ सरकार के समय 14% से बढ़ाकर इस आरक्षण को 27% कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद यह आरक्षण 27% कभी यहां के लोगों को मिल ही नहीं पाया, क्योंकि बार बार कोर्ट में जाकर मामला अटक जाता था। याचिकाएं इतनी हो गई कि सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। कुल 75 याचिकाएं जो है 75 याचिकाएं बताई जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट में अलग से कुछ याचिकाएं लगी हुई थी, जिसकी वजह से बड़ा कुहासा छाया हुआ था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर स्टे करते हुए कहा कि सारे मामले हम देखेंगे। 75 की 75 याचिकाएं जो हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस मामले में मोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी इस पर फंसे पेच को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एमपी में ओबीसी चूंकि सबसे बड़ा वोट बैंक भी है, लिहाजा इस पर कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता। बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ ओबीसी वर्ग के आरक्षण का पेच फंसा हो, ऐसा नहीं है। इनका जो आरक्षण 13% बढ़ाया गया था, वो किसके खाते से बढ़ाया गया था? क्या वो अनरिजर्व कैटेगरी से पूरा जाएगा, शेड्यूल कास्ट से निकलेगा, शेड्यूल ट्राइब से निकलेगा? यानी कि पूरे के पूरे रिजर्वेशन सिस्टम पर ही बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। अब सरकार आगे बढ़ रही है, तो क्या इससे यह मामला निपट जाएगा या फिर एक बार फिर से यह पूरा मामला अदालती पेच में उलझ जाएगा? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनाते हैं आपको कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर। सरकार बनने के पहले से ही लगातार लाइन है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, एससी को जो निर्धारित आरक्षण वो मिले, एसटी को मिले। न्यायालयीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कई सारी याचिकाएं अलग अलग चल रही है। हमने दोबारा अपना मंतव्य प्रकट किया कि जल्दी से जल्दी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डिसाइड करे, ताकि जो हमारे जिस वर्ग की कैटेगरी है उनको उनका अपने अधिकार के साथ उनके साथ न्याय हो सके। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अलग अलग लाते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे अपने इन वर्गों के, खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है, उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से भी हमने निर्णय लिया है कि वो उनके आगे सरकार अपना मंतव्य बताए, और जितनी जल्दी माननीय न्यायालय फैसला करेगा हम उस निर्णय को लागू करने की व्यवस्था करेंगे। तो ये सरकार क्या करने जा रही है और सरकार क्या सोच रही है वो बता रहे थे सीएम, लेकिन सियासत बीजेपी और कांग्रेस में लगातार जारी है। सुनिए दोनों बयान। खराब है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे से देखा है। कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण का सिर्फ झुंझुना बजाया, ओबीसी वर्ग को ठगा और अपने कार्यकाल में ना दलील की, ना वकील की, और सिर्फ गलत आंकड़े दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही है, हमने पिछड़े वर्ग के लिए और उनको उचित आरक्षण देने के लिए जो आमूलचूल कदम उठाए हैं, उसी का परिणाम है कि आज ये मार्ग प्रशस्त हो चुका है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने के लिए और जल्दी निपटान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। कांग्रेसी इससे बौखलाए हुए हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार की जो भावना है, उसके भावना से हमने अपने आप को प्रस्तुत किया था प्रदेश के सामने। फिर कोर्ट में जब ये पूरा मसला गया तो सरकार के, इस बीच सरकार भी बदली, तो सरकार के जो लॉयर थे, सरकार तरफ से खड़े हो रहे थे, उनकी अगर कोर्ट में जो जिरह की, जो उन्होंने अपने बहस की, उसकी पूरी प्रोसीडिंग को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का बोलना पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, और उसका काम करने में अंतर दिखता है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, 27% ओबीसी आरक्षण पर एक्शन में सरकार, सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे गुहार। एससी एसटी का कोटा भी तय होगा, क्या जल्द ही आरक्षण का पेंच सुलझेगा?
कांग्रेस बोली सरकार ने जानबूझकर मामले को अटकाया, हमने ओबीसी को हक दिलाया। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम फैसला आएगा या इस बार भी मामला उलझ जाएगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्व जो अनुभव है वो ये कहते हैं कि जब लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है तब आकर के लगता है कि नहीं, ये मामला फिर अटक गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेता हूं उनका। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं योगेश जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ रहे हैं, दोनों ही प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उन दोनों का स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और सबसे पहले मैं इस पूरे मामले में योगेश जी आपके पास आता हूं। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए ये मामला अभी से नहीं अटका, ये बहुत लंबे समय से अटका है और कमलनाथ जी की सरकार पर आप लोग इसको भले ही लटकाने का दोष देते हैं, पर वो जो 1-1.5 साल में कर गए उसको आप 5-6 सालों में अभी तक क्लियर नहीं करवा पाए, लीगल टेक्निकलिटीज जो हैं इसकी। तो इसमें तो फिर आपकी मंशा और आपकी कार्य कुशलता पर भी सवाल उठेंगे। देखिए अभिलाष जी, आपने अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा के ऊपर सवाल उठाया है तो मैं आपके माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2003 के बाद से, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उमाश्री भारती, बाबूलाल गौर साहब, तत्पश्चात शिवराज जी और अभी डॉक्टर मोहन यादव जी, ये सभी मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। तो हमारा ओबीसी वर्ग ये भली भांति जानता है कि उनके हितों के संरक्षण के लिए कौन सी पार्टी न केवल लड़ रही है बल्कि उनको सत्ता में भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देश स्तर पर बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय मोदी जी, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 55-60 साल के अपने शासन में कितने ओबीसी प्रधानमंत्री दिए देश को, कितने ओबीसी मुख्यमंत्री दिए मध्य प्रदेश को। तो ये ओबीसी वर्ग को जो बरगलाने की राजनीति जीतू पटवारी जी करना चाह रहे हैं, ये भली भांति हमारा ओबीसी वर्ग ये जानता है कि जब कमलनाथ जी की सरकार अपनी विदाई की अंतिम बेला में थी तो जाते जाते वो, जैसा कि हमारे मीडिया अध्यक्ष जी ने अपनी बाइट में बताया कि ओबीसी का एक झुंझुना बजा कर गए और ना तो उसको वो कैबिनेट से पास करवा कर राज्यपाल के पास अनुमोदित कर पाए और ना ही उन्होंने कोई जिरह के लिए वकील और ना ही कोई दलील पेश की। भाई दूसरी तरफ इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा जी के माध्यम से तत्कालीन कमलनाथ जी के सहायक, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, सैयद जाफर था और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ने वाले थे छिंदवाड़ा से, उन दोनों ने मिलकर विवेक तनखा जी के माध्यम से ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध याचिका दर्ज की। तो यह भी मध्य प्रदेश की जनता ने भली भांति देखा कि किस प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने यह दोहरा चाल चरित्र ओबीसी वर्ग के साथ खेल किया। और जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग में बताया कि 70 से 75 याचिकाएं लंबित हैं, इन सारी याचिकाओं का निराकरण के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरी गंभीरता के साथ न केवल काम कर रही है वरन वरिष्ठ एडवोकेट जनरल को स्पष्ट निर्देश दिए कि एससी में शीघ्र कार्रवाई शुरू हो, इसके लिए भरसक प्रयत्न किया जाए। हम ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने सारा का सारा मतलब 18-19 साल कमलनाथ जी के पहले आपने उस आरक्षण को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आप प्रतिबद्ध थे और उसके बाद वो 1.25 साल निकाल दें, उसके बाद के 4-5 साल ये होगा, इसमें भी आप प्रतिबद्ध थे और कमलनाथ जी ने इतना खेल बिगाड़ दिया कि आपकी डबल इंजन की सरकार और आपकी इतनी प्रतिबद्धता भी ओबीसी को उसका हक नहीं दिलवा पा रही है। तो फिर ये ऐसा लग रहा है कि आप उनके काम के सामने वो अकेले ही 1.25 साल में जो कर गए वो आप 18 और ये 5-6 साल जोड़ लूं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप चाह करके भी नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं, देखिए कमलनाथ जी ने अपने 18 साल में 18 महीने की सरकार में कार्यकाल में किया ही क्या है? ना मैं कह रहा हूं वो इतना खराब कर गए कि आप वो 18 महीने में इतना खराब कर गए कि मैं आपके 23-24 साल में आप ओबीसी को उसका हक नहीं दिलवा पा रहे। मैं ये बोल रहा हूं, आप समझिए। आप ही की रिपोर्टिंग में बताया है कि 75 याचिकाएं तो लगभग हाई कोर्ट और तो फिर आप वही तो बात है कि ये टेक्निकल लीगलिटीज जो हैं इसके लिए सरकार के खर्चे पर जनता के टैक्स से रखी हुई पूरी की पूरी लीगल टीम होती है। वो इतने सालों में 5-6 सालों में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या, कोर्ट में जाकर कन्विंस कैसे करें कोर्ट में। लीगल टीम है, लीगल प्रोसीडिंग है और वो कार्रवाई को अंजाम दे रही है।
हमारे न्यायालयीन प्रकरणों में ठीक है, थोड़ा लगता है आप संबंधित थोड़ा- मीडिया के समक्ष है ये बात, शीघ्र ठीक। अतिशीघ्र उसको निवारण करने की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव सरकार की है। हम ठीक है पूरी सर, 6 साल गंभीरता को अति शीघ्र नहीं कह सकते, 5-6 साल अति शीघ्र नहीं होता, ये तो हमारी भाषा में डिले होता है, आप इसको जल्दी कहें तो ठीक है। मैं राम पांडे जी के पास आ जाता हूं। राम पांडे जी, आप लोग कहते हैं हमने दे दिया, ये सब जानते हैं, सरकार गिर गई थी और केवल ऐलान करने से रिजर्वेशन मिल जाता तो फिर बात ही क्या थी? फिर तो चुनाव से पहले लोग 100% हर वर्ग को आरक्षण दे देते। लेकिन अब ये बताइए कि जब ये चीजें फंसी हुई हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कहां जाकर के दिक्कत हो रही है? क्योंकि इसमें यह बात सही है कि एक फैसला आता है और फिर उसके बाद एक याचिका लग जाती है, मामला अटक जाता है, तो सरकार भी चाह करके भी इसमें कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर रुकावट, फिर रुकावट, फिर रुकावट। जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है और कांग्रेस की विचारधारा क्या है। जब से देश आज़ाद हुआ है तो जो भी SC, ST, OBC या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS को जो आरक्षण हुआ है वो कांग्रेस सरकार ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विरोध किया है। आज़ादी के समय जब आरक्षण दिया था तब भी विरोध हुआ था, फिर नेहरू जी ने संसद में कानून बनाकर उस आरक्षण को पास करवाया। BP सिंह सरकार में मंडल कमीशन की जब सिफारिशें लागू करने की बात की गई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने BP सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था कि ये आरक्षण हमें पसंद नहीं है, और उस मंडल कमीशन का जो आयोग था उसकी जो सिफारिशें थीं वो नरसिम्हा राव सरकार, कांग्रेस सरकार ने लागू की थी। हम पंचायती राज में आरक्षण की बात करें तो कांग्रेस ने दिया, पंचायतों में आरक्षण, नगर निगम में आरक्षण, विधायिका में आरक्षण, संसद में आरक्षण जब भी दिया है तो वो कांग्रेस सरकारों ने दिया है। चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये नहीं बता सकते हैं कि 1% भी इन्होंने आरक्षण की कहीं बढ़ोतरी की हो, बल्कि हमेशा ये कहा है कि हम संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को बदल देंगे। मोहन भागवत जी आरक्षण के बारे में बोल चुके हैं कि हम आरक्षण को बदल देंगे। इनके 4 सांसद कह चुके हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। संविधान में सबसे ज़्यादा जो इनको जो तकलीफ है वो आरक्षण को लेकर ही है। अब मैं आता हूँ कमलनाथ जी ने जब 14 से 27% आरक्षण किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, और कमलनाथ जी को पता था कि ये मामला कहीं अटक ना जाए, तो उन्होंने विधानसभा में कानून बना दिया। 27% का जब विधानसभा में कानून बन गया तो ये फिर नहीं अटकना चाहिए। अब खरीद फरोख्त की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई, 35 करोड़ रुपए में इन्होंने विधायक खरीद लिए, बेंगलोर गए। उसके बाद ये मामला कोर्ट में चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी तो डबल इंजन की सरकार है। वही आपकी मध्य प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो आप केंद्र से पास करा लेते। आपके आज भी 240 सांसद हैं, 100 सांसद कांग्रेस के हैं, वो आपका साथ देने को तैयार है। आप संसद से आरक्षण पास करा लीजिए, तो ये मामला कोर्ट का रहेगा ही नहीं। जब विधानसभा और संसद दोनों जगह से आरक्षण या कोई भी कानून पास हो जाता है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं रोक सकता है। कांग्रेस पार्टी संसद में उस पर समर्थन देने को तैयार है, और ये मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। अब ये कह दें कि हमने एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, 2 को ये बना दिया, 3 को ये बना दिया, 1, 2 और 3 से काम नहीं चलता है। 55% OBC है, क्या उनको 55% की भागीदारी मिल रही है? 25% SC ST उससे ज्यादा है, क्या उनको उतनी भागीदारी मिल रही है? जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनकी जितनी संख्या है, क्या उनकी उतनी भागीदारी मिल रही है? नहीं मिल रही ना, इसलिए ये जातिगत जनगणना भी नहीं करवा रहे, क्योंकि जातिगत जनगणना होगी तो सच्चाई सामने आएगी। और जिसका आप सुन सर, थोड़ा बहुत लंबा टाइम ले लिया आज आपने, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा दूसरे राउंड में। मेरे साथ यहाँ पर योगीराज योगेश जी भी जुड़े हुए हैं, और हमें वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और बड़े कानूनविद देश के जो है संजय चड्ढा जी ने भी ज्वाइन किया है, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। योगीराज योगेश जी, आपके पास आऊँ उससे पहले जरा हम टेक्निकलिटीज पर बात कर लेते हैं संजय जी से। संजय जी देखिए, 13% जो बढ़ाया था कमलनाथ जी की सरकार में वो अटका हुआ है, कहने को तो बढ़ गया, और अब आगे मिलेगा ये नहीं, ये तो छोड़िए, जो पुरानी 2019 में जो MPPSC की परीक्षा हुई है उसमें 13% लोगों के रिजल्ट होल्ड हैं, और वो कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तब हम आपको बताएंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, छात्राएं हैं जो उस वक्त परीक्षा दे रही थी, अब वो
बच्चों की मां बन चुकी हैं, बच्चों के पिता बन चुके हैं लोग और उनका रिजल्ट होल्ड है। तो मुझे बताइए कि ये अगर फैसला आएगा अभी, तो क्या उन लोगों के लिए रेट्रोस्कोपी लागू करना पड़ेगा? कैसे होगा? ये तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। अभी तो हम जो सामने है उसी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आरक्षण के, और वो ड्राइव हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कई निर्णयों के आधार पे। जी, पहला सबसे बड़ा मूल मंत्र कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, पहली चीज किसी भी उसमें, नंबर 1। नंबर 2, उसकी एक अलग सूरत हाल है, बाद में बताऊंगा। दूसरा जो एक अभी 2023 में जजमेंट आया था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 10% का आरक्षण मिलना चाहिए। ये तो दो आधार मूल सिद्धांत है जिनको ब्रॉडर गाइडलाइंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको आप तोड़ नहीं सकते। अब किन पर भी हम देखते हैं कि तमिलनाडु में 69% है, और ऐसे दो एक और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए क्या एक पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि असेंबली को एक लॉ पास करना पड़ेगा, लॉ को परम आदरणीय राष्ट्रपति जी को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति जी उसको स्वीकृति देंगे, पार्लियामेंट स्वीकृति देगा, तदुपरांत वो जाके एक कानून बनेगा और उस कानून को शेड्यूल में रख दिया जाएगा, जिससे कि वो चैलेंजेबल नहीं रहेगा। अर्थात उसको कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में रखने के बाद उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप, तो इस वजह से वो मिल जाएगा। अदरवाइज तो लॉ यही है कि जब तक आपका जो लिमिट है आरक्षण की, उसको आप छीण भीण उसको हटा नहीं सकते। ये तो थंब रूल है। अब इसके आगे कैसे चेंजेस सोचे हैं आज की सरकार ने भी, 27% अगर उनका है, और तो बाकी क्या है, वो बाकी जो 27 के बाद जो 23% है वो एसटी और एससीज को कितना कितना देंगे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है उसमें भी एसटीज की संख्या एक काफी बड़ी संख्या है। तो किस प्रकार से इसको किया जाएगा ये अब देखने की बात रहेगी। और जहां तक बात है जो एग्जाम्स के रिजल्ट रोके हुए हैं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पे जब बात करेगी, आपसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ 70 से अधिक केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास बुला लिए हैं, और टोटल उन सब पे सुनवाई होके और उसका निर्णय लिया जाएगा। ठीक है सर, मैं वापस अब आ जाता हूं जल्दी से योगीराज योगेश जी। योगीराज योगेश जी, देखिए सियासत में बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण। कांग्रेस, बीजेपी, ये लोग इस पर रोज बात करते हैं पर हल मिल ही नहीं पा रहा। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने केवल फेस सेविंग के लिए कह दिया हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाके भी यह मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है, पर ऐसा दिखाना है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, देखो हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट क्या आया वो तो भगवान की मर्जी पर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है अभिलाष जी। और आप ये देखिए कि कुछ मसले इस देश में ऐसे हैं, इन मसलों को लेकर कोई भी राजनीतिक दल एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहता, और आरक्षण का मसला उनमें से एक है। कुछ एक दो मसले का एक लाइन में जिक्र करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा ही एक मसला है मुफ्त की घोषणाओं का, और इनमें कोई भी राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करना चाहता है वो। और एक और मुद्दा है कि विधायकों सांसदों की तनख्वाह बढ़ाने का। ये ऐसे मुद्दे, इस पे सारे राजनीतिक दल एक है। बाकी मामलों में कैसे पैच फंसाया जाए ये इन राजनीतिक दलों से सीखना चाहिए। और ये राजनीतिक दल केवल अपने वोटिंग धर्म का पालन कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, और यदि ये 50% की सीमा मान ली जाए और 63% इनकी सीमा मान ली जाए और 10% ईडब्ल्यूएस की सीमा हो गई, तो ये तो 73% पे आरक्षण पहुंच गया। पर इनको इससे कोई लेना देना नहीं। ये केवल समय खराब करना कानून की चक्कर में, क्योंकि पता है एक बार अब ये पूरे प्रोसेस में 5 साल लग गया। पहले मामला लोअर कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने मना कर दिया हम नहीं देंगे 27%, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब उसमें समय खराब करें आप। इस सबके बीच में जो एक मूल प्रश्न जो आपने उठाया है, जो 2019, 20, 21 के जो बच्चे थे बेचारे, जो सिलेक्टेड बच्चे थे, उनको ये तक नहीं पता कि हम सिलेक्ट हुए, कि हम पास हुए, कि हम फेल हुए, कि हमारा अगला भविष्य क्या होगा। तो इसके बारे में भी तो सरकारों को सोचना चाहिए ना। और ये जो 87-13 का जो फार्मूला निकाला, ये फार्मूला भी एक तरह से गलत फार्मूला है। ये मतलब उन हजारों बच्चों के साथ अन्याय है
जो बेचारे रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और आपने एक बीच का रास्ता निकाल लिया और पीएससी की तमाम परीक्षाएं आपने कैरी ऑन कर दी, लेकिन आपने 13% पोस्ट होल्ड कर दी आपने। तो मतलब एक पैंच तो चल ही रहा था आरक्षण का, दूसरा पैंच ये फंसा दिया। सरकारों को इस मामले में संवेदनशील रुख अपना अख्तियार करना चाहिए और आरक्षण के मद्देनजर बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, अब तो समय आ गया अभिलाष जी कि इन सब चीजों से विराम मिले, इन सब चीजों से मुक्ति मिले। जब सब देश में सब लोग एक समान है तो काय का आरक्षण और काय का आगे पीछे की आप ये जो बातें कर रहे हैं, जब सब में सब एकता की बात हो रही है, एक देश, एक नागरिक, एक कानून, सब की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि ये आरक्षण वारक्षण ये जितनी ये देश की तरक्की में रोड़ा है। ठीक है सर। सरकारों का बहुत पैसा इन पर खर्च होता है और उसका रिजल्ट इसलिए शून्य होता है कि एक आरक्षण से एक वर्ग आईएएस बन गया, उनके दूसरे लड़के आईएएस बन गए, उनकी तीसरी पीढ़ी आईएएस बन गई। तो आप एक वर्ग को कब तक आप लाभान्वित करते रहेंगे और दूसरे वर्ग के साथ कब तक आप अन्याय करते रहेंगे? ठीक है, बहुत जायज सवाल है जो आरक्षण के फायदे के साथ नुकसान के तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन योगेश गुप्ता जी, अब मैं कुछ टेक्निकल चीजों पर आता हूं। मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या डर है। अभी तक जो हाईकोर्ट का फैसला था उसको लेकर के एक 87-13 का फॉर्मूला निकाल दिया, क्योंकि भाई पहले 14% ओबीसी को आरक्षण मिलता था, कमलनाथ जी ने बढ़ा करके 27% कर दिया, मतलब 13% बढ़ा दिया। तो अब जब 13% बढ़ा दिया तो हाईकोर्ट में केसेस चले गए, उस पर होल्ड हो गया। तो कहा कि अब 13% हम रोक के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि हाईकोर्ट का फैसला या सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो वो 13% लोगों को हम नौकरी दे देंगे। पर वो 13% रोक किसकी पोस्ट होल्ड हो रही है? उसमें से 6%, 6.5% आप मान लीजिए ओबीसी हो रहे हैं और 6.5% अनरिजर्व कैटेगरी हो रही है। अब ये रिजर्वेशन किसको कितना मिलेगा ये तय करने का काम या तो सरकार करती है या फिर कोर्ट कर देता है। लेकिन यहां अधिकारियों ने तय कर लिया 87-13 कि हमने, भाई लीगल टीम ने बैठा कि 13% आगे रोकना है, हम रोकेंगे। और रोकेंगे किसका रोकेंगे ये उन्होंने तय कर लिया। 13% रोका, ठीक है, पर हो सकता है कोर्ट कह दे कि नहीं, ये जो 13% आप दे रहे हैं निकाल करके, इसमें से 5% आप अनरिजर्व से दीजिए, 6% ओबीसी का अलग से दीजिए और 1-2% SC ST से दीजिए। या हो सकता है उनका, और वो कहें कि जब ओबीसी का बढ़ाया तो SC ST का भी बढ़ाओ। तो ये अधिकारियों ने मिलकर जो 87-13 का जो फैसला निकाला है और इसमें यह तय कर दिया है कि ओबीसी के लिए ओबीसी प्लस अनरिजर्व मिलाकर के 13% हम रोकेंगे होल्ड। ये भी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल सवाल है ना सर। ये किसकी सहमति से हुआ है? ये क्या सरकार, मोहन सरकार जी ने सहमति दी है, शिवराज सरकार ने सहमति दी, किसने सहमति दी है कि किसका रोकना है किसका नहीं रोकना है? देखिए अभिलाष जी, 4 अगस्त 2023 को हमने उच्च न्यायालय ने 87-13 के फार्मूला लागू करने का आदेश मध्य प्रदेश सरकार को दिया। ध्यान से सुनना आप मेरी बात जी। तत्पश्चात 26/8/2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने 27% आरक्षण लागू करने की अनुमति प्रदान करी। यह पोर्टल पर है, आप सत्यापित कर सकते हैं। 3 विषयों को छोड़कर नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 19-20, पीएससी द्वारा मेडिकल ऑफिसर की भर्ती और 2020 हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, केवल इन 3 परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सब में 27% आरक्षण लागू करने की सरकार ने अनुमति दी सामान्य प्रशासन के माध्यम से। तत्पश्चात फिर कोर्ट में याचिका लगी और कोर्ट ने 87-13 का जो फार्मूला किया था उसमें से 13% को होल्ड करने को बोला। अब जब न्यायालय का हस्तक्षेप आ जाता है वह सरकार असहाय हो जाती ना योगेश जी। उसका निराकरण न्यायालय के थ्रू होना है और न्यायालय में जो भी पक्ष सरकार का रखने वाले वरिष्ठ वकीलों की टीम है वो पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रख रही है। योगेश जी, मैं वही तो कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा कि आप 13% होल्ड कर दीजिए। ये अधिकारियों ने डिसाइड कर लिया कि वो 13% किसके हिस्से का होल्ड करेंगे, एससी का करेंगे, एसटी का करेंगे, या ओबीसी का करेंगे, या अनरिजर्व का करेंगे। तो आप जो कहते हैं कि टेक्निकल काम पूरे नहीं हुए, वो फिर वो आगे जाके क्वेश्चन होगा उसमें। वो तो आपने भी वही काम कर दिया कि जाके कोर्ट में कोई भी चैलेंज कर देगा उसको। नहीं, आप थोड़ा सा समझ, मैं या तो आपको समझा नहीं पा रहा हूं या आप समझ नहीं पा रहे जी। 13% जो होल्ड करने के कोर्ट के दिशा निर्देश है वो ओबीसी वर्ग को लेकर ही था, नियुक्तियों को लेकर। बिल्कुल उसी के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पुनः सुप्रीम कोर्ट में गई
सारी याचिकाओं, जितनी भी लंबित याचिकाएं, इनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण हो। ठीक है। ऐसे एडवोकेट जनरल को दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दिए स्पष्ट रूप से। ठीक है, राम पांडे जी आपके पास आता हूं। कह रहे थे, मेरे मित्र कह रहे थे जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इतने सारे मैंने उदाहरण दिए, उसके बाद भी सार्वजनिक मंचों से हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई बार ये बात कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकती। जैसा कि कांग्रेस के युवराज चाह रहे हैं, जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण समाप्त हो। कई बार राहुल गांधी के मुंह से निकला है कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे। ठीक है, और ये अपने ये ठीक है, पॉलिटिकल इशू हो गया सर। आज तो हम जनता की बात कर रहे हैं। मैं वापस जल्दी से आता हूं। राम पांडे जी, देखिए, ये 1.5 साल में जो आप लोगों ने तैयारी नहीं कर पाए, हालांकि हम समझ रहे हैं वो कितना टिपिकल मामला है कि जो बीजेपी की सरकार है वो 5.5-6 साल में अभी कोर्ट से क्लियरेंस नहीं ले पाई है। आपसे हम ये उम्मीद करें कि सरकार बना करके 1.25 साल में आप उसको आरक्षण दे करके और उसे लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी सारी सुप्रीम कोर्ट तक से क्लियरेंस ले आए। वो ज्यादा है, ज्यादती है। पर फिर भी हम आपसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि बीजेपी पूछती है कि आप लोगों ने पुख्ता तैयारी क्यों नहीं की थी? क्या तैयारी नहीं की हमने? पुख्ता तैयारी कमलनाथ सरकार थी भाई, इनकी 20 साल से सरकार थी। इन्होंने 20 साल में 14% से 27% क्यों नहीं किया इन्होंने? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, मेरी आवाज आ रही है? राम जी बोलिए, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हम लोग सुन रहे हैं आपको। मैं ये बोल रहा हूं, जी 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 20 साल से सरकार थी इनकी, 3 मुख्यमंत्री बदल गए थे। यदि इनकी 1% भी मंशा होती तो 14 से ये 27 कर देते। इनकी मंशा तो नहीं थी ना। मंशा किसकी थी? कांग्रेस की। मंशा किसकी थी? कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, 14 से 27 भी कर दिया, विधानसभा में कानून भी बनवा दिया। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आरक्षण दिया गया है देश में आजादी के बाद से, वो कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया है। और जब भी विरोध किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। हाँ, अभी जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 4% आरक्षण हम मुस्लिमों को देंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी जरूर चंद्रबाबू नायडू जी के साथ में है। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं इसका समाधान 4 दिन में हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी तैयार है ना। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में समर्थन देने को तैयार है, कांग्रेस पार्टी संसद में समर्थन देने को तैयार है। और जल्दी समय कम है राम जी, लेकिन आपका सवाल बहुत वैलिड है। विधानसभा में जो आप अदालत में उलझते ही क्यों हैं जब कांग्रेस कह रही कि आप ले आओ संसद में कोई चीज और उसको क्लियरेंस करवा देते हैं हम? आप क्यों नहीं जाते उस रास्ते से, लोकतांत्रिक रास्ते से? आप तो चाहते नहीं, आपकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठते हैं तो फिर आप कहते हो हमारे ऊपर सवाल मत उठाओ। देखिए अभिलाष जी, बड़ा ही हास्यास्पद बयान मेरे मित्र ने दिया है। जब मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो तो केंद्र सरकार अपनी मंशा के अनुरूप कार्य करने से बचती इसलिए है कि कार्यपालिका का विधायिका में हस्तक्षेप ना हो, लोकतंत्र जीवित रखा जाए। और यही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर आप अच्छा योगेश जी, चलिए मैंने मान भी लिया, आपको तो संविधान ने अधिकार दिया है ना, आप कर सकते हैं। और देश के या प्रदेश के 8-10 करोड़ लोगों के भले के लिए अगर आप ये कर लेते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है अभिलाष जी। हमने राम मंदिर का निर्णय करवाया ना, कोर्ट के माध्यम से ही करवाया। और ये भी 27% आरक्षण ओबीसी का मामला भी हम माननीय उच्चतम न्यायालय के बाद आपकी ये जिद है कि नहीं हम कोर्ट से ही करवाएंगे, ऐसा है क्या? ये ईगो या प्रेस्टीज इशू थोड़ी है, ये तो जनता के हित का है। वो तो 2019 वाले अभी तक नौकरी नहीं पा पाए। आप या तो फिर यार टाइमलाइन डिसाइड कर दीजिए। चलिए, आपकी प्रतिबद्धता पर इतना भरोसा, आप डिसाइड कर लीजिए 2026, 2027, 28, 29, 30, 40, 50 की इतनी तारीख तक हम इसका फैसला करवा लेंगे, तो भी जनता सब्र कर ले। आपकी प्रतिबद्धता पर एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग इसका। ये तो बिल्कुल आपने नेताजी वाला बयान दे दिया। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग ये मंशा रखते हैं तो आप लोकसभा में अपना अभिवादन दीजिए माननीय प्रधानमंत्री और विधायक संसदीय कार्य मंत्री। अच्छा, सरकार आपकी है और वो जाकर के दें, लेकिन आप नहीं देंगे। आप एक बार अब आप इस प्रकार का प्रस्ताव यहाँ चैनल पर बैठकर दे रहे हैं, बजाय चैनल पर बैठकर देने के आप लोकसभा और राज्यसभा में। योगेश जी, वो कम से कम प्रस्ताव तो दे रहे हैं। आप तो वो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे, कहें कि हम ठीक है एक बार कोशिश ही कर लेते हैं।
आप सुप्रीम कोर्ट से, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले लीजिए कि भैया इतना लंबा खिंच रहा है, हम क्या कानून वहां से संसद से बनवा दें? सुप्रीम कोर्ट कह देगा आपको, वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी आपकी। अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी यू टर्न मारती है, एक तरफ तो मारेगी तो आपके तो फायदा है ना, फिर आप बैठ करके हमारे सामने उनको बोलिएगा ओबीसी आरक्षण का, दूसरी तरफ अपने अरे सर चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं योगीराज योगेश जी के पास और वाइंड अप में संजय चड्ढा जी से करूंगा। योगीराज योगेश जी, ये बात सही है कि हमें दिख रहा है कि एक रास्ता मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, हम तो उसी रास्ते से जाएंगे जहां मंजिल नजर नहीं आ रही। ये जिद है या पॉलिटिकल मजबूरी है या दिखाना ये चाहती है बीजेपी, पर वो चाहती नहीं है कि इनका हल निकल जाए, इसलिए वो उस रास्ते से नहीं जा रही जिससे तुरंत हो जाएगा ये काम। नहीं, बिल्कुल ये वो कहावत है ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। टाइम पास कर रहे हैं सब लोग इसमें मिलके। अभी मान लो एज इट इज जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो स्थिति है, मान लो सुप्रीम कोर्ट फिर खारिज कर देता है, तब आगे क्या होगा? उन 13% स्टूडेंट्स का क्या होगा? और इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल अभिलाष जी, वो जो 13% पद आपने होल्ड किए हैं, वो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी मेरिट हो सकता है ये जो सिलेक्ट है उनसे ज्यादा हो, उनके नंबर ज्यादा हो, बिल्कुल हो, बिल्कुल। तो क्या आप उनको उसी मेरिट पे स्थान देंगे क्या उनको आप? तो ये इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं, बिल्कुल बचकाने तर्क वहां दिए जा रहे हैं। पता नहीं और ये इसको कैसे सरकार चाहे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है आरक्षण के नाम पर। बिल्कुल योगीराज योगेश जी, नहीं, और आप देखिए कोर्ट के मामले में आप उलझते ही हैं। अभी भी आप देखना, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। मुझे हम तो परेशान हो गए, हम तो कब से देख रहे हैं, हमको जब भी लगता है कि कुछ उम्मीद की किरण जगी है, फिर एक स्टे या फिर एक होल्ड या फिर एक पॉज आ जाता है। संजय चड्ढा जी से पूछता हूं, संजय चड्ढा जी, क्या संसद में जाकर के इसका कोई रास्ता निकल सकता है, या चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत हायर प्रायोरिटी पर लेकर के कहा है, खुद से होल्ड करवा कर कहा है, सारा यहां लाओ हम सुनते हैं, तो वो प्रायोरिटी तय करके कि पहले हम उन बच्चों का देखेंगे जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं, उनका क्या करना है पहले वो क्लियर कीजिए, फिर हम देखेंगे कि इसको कितना % आगे आरक्षण देना है। तो क्या अब हम ये माने कि शायद सुप्रीम कोर्ट से ही मंजिल करीब है, क्योंकि 75 याचिकाएं हैं कुल, ये 85 से ऊपर थी, और 9 को तो शायद हाईकोर्ट ने अभी डिसमिस किया है पिछली हियरिंग में। बहुत तेजी के साथ पहला सवाल कि क्या संसद के जरिए हो सकता है? जी हाँ, संसद के जरिए एक पूरा प्रोसेस है, उसमें इस तरह का कानून बना के उसको नॉन चैलेंजेबल शेड्यूल में डाल दिया जा सकता है। पहली चीज सूक्ष्म में। दूसरी चीज कि जो 13% लोगों का आरक्षण सीट्स जो है उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है और उसको भी सालों साल बीत गए हैं, ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत तेजी से हस्तक्षेप करेगा और बहुत तेजी से इस पर निर्णय देगा। और तीसरा सवाल जो सबसे अहम है, जो एक और वक्ता भी कह रहे थे, ये समय पास हो रहा है। 50% की लिमिट बिल्कुल चेंज नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट, न जाने कितने केसेस में। इंदिरा साहनी जजमेंट था, उस जजमेंट में इस लिमिट को लगाया गया था, और जो उसको आप पढ़ेंगे उसमें तमाम क्रीमी लेयर का कंसेप्ट और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें थी। और क्योंकि समय का अभाव है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में इसकी बात कहना चाहता हूं कि मेरा अपना इसमें सोचना है, किसी भी प्रकार से वो 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट बाय अडॉप्टिंग ए प्रॉपर मेथड। बिल्कुल, मैं अंतिम में आपसे बस इतना जानना चाहूंगा संजय चड्ढा जी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कोई फास्ट ट्रायल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि लेकिन दिक्कत यह है कि एक राज्य का मामला नहीं ना, हर राज्य की बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, और एक के लिए अगर वो फैसला देंगे तो फिर वो नजीर बनता है। तो ओवरऑल हर प्रदेश के अलग अलग सेंटिमेंट है, वहां के कैलकुलेशंस अलग अलग हैं, तो ये अभी सुलझता दिख नहीं रहा। बिल्कुल नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ एक इशू पे निर्णय आपको मिलेगा, वो है वो 13% जो लोग हैं उनके रिजल्ट के बारे में, पहली चीज। और दूसरी चीज, देखिए, एक बड़ी गाइडलाइन, बहुत बड़ी बेंच का जजमेंट है वो या तो उससे ज्यादा जजेस हों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 जजेस बेंच का जजमेंट है, और उस जजमेंट को पार करने के लिए आपको 9 जज बेंच की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर 9 है तो 11 की पड़ेगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से इस पर्टिकुलर मूल
प्रश्न पे कि क्या जो आरक्षण की लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है, इस पे मुझे नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव निर्णय बढ़ने के फेवर में आने की संभावना है। राम जी माफी चाहूंगा, आज बिल्कुल वक्त नहीं है, बहुत ओवरशूट कर गए हम, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कितनी राहत मिल पाती है, सरकार किस तरह से इस पूरे मामले को डील करती है और उसके बाद क्या संसद इस पूरे मामले में, आरक्षण के मामले में अपनी भूमिका को लेकर स्थिति क्लियर करती है। बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता जी, राम पांडे जी, योगीराज योगेश जी और संजय चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सभी मेहमानों और दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।